अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को हम जो है ना पहले डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद जो है ना हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, रेजोनेंस को। रेजोनेंस को हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि किसी भी हम कोई कंपाउंड देखेंगे, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ये क्या हुआ है, ये रेजोनेंस हुई है। तो रेजोनेंस फिर क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कह लें, वो बेहतर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, डीलोकलाइज होना मतलब कि एक अपनी फिक्स जगह पे नहीं रहते, एक जगह से मूव करके वो दूसरी जगह बॉन्ड बना सकते हैं। तो डीलोकलाइज, एक होता है लोकलाइजेशन जिसका मतलब होता है कि जिधर बॉन्ड बन गया है वो बॉन्ड उधर ही रहेगा, ये बॉन्ड मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, वो होता है लोकलाइज। तो ये है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने अगर देखना है कि क्या ये वाकई ये जो हम रेजोनेंस पा रहे हैं कि क्या ये होता भी है कुछ, या बस ये हम ऐसे ही पढ़ते जाते हैं इसको। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि रेजोनेंस जो है वो उसका कितना इफ़ेक्ट है, रेजोनेंस कितनी ज़रूरी है कि हमें जो केमिस्ट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका जो आंसर है वो हम रेजोनेंस के बगैर नहीं दे सकते। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनका आंसर देने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का अप्लाई करना पड़ता है कि हम कह देते हैं कि ये प्रॉब्लम इसलिए ऐसा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके हैं। तो कैसे हैं, देखें। हमारे पास एक कंपाउंड है जो कार्बोनेट है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बाकी जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन का, इन पे -1 चार्ज होता है। अब इसमें अगर देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रम। कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, ये 1.43 एंगस्ट्रम होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ये फाइंड करते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन की, तो हमें ये नहीं मिलती। ना तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की 1.20 मिलती है, और ना ही हमें 1.43 एंगस्ट्रम मिलती है, बल्कि हमें अलग से एक वैल्यू मिल जाती है और 1.28 एंगस्ट्रम मिलती है, और तीनों के लिए सेम वैल्यू। कार्बन का इस ऑक्सीजन, इस पे भी और इससे भी, सबसे जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ 1.28 आ जाती है। तो ये फिर ये कैसे हुआ, क्योंकि हम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो जो है ना कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ। तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि असल में हुआ ये था कि इस स्ट्रक्चर में जो कार्बोनेट है इसमें रेजोनेंस हो गई थी। अब रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस में हम कहते हैं कि जैसे देखें, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा बॉन्ड जो है ये पाई है। ये बेसिक है, ये तो आप सबको पता होगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, ये यहाँ से मूव कर जाते हैं इधर, सॉरी यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ मूव कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर मूव कर जाएंगे और ये इधर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह, इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए हैं, तो माइनस चार्ज। अब इसके यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये इधर मूव कर जाएगा। इसके कुछ रूल्स भी हैं, बहुत सी डिटेल है इसमें, वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं जो है ना बताता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते जाएं तो ये आपका रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे मूव कर जाता है, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या कर रही है,
पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हैं, और एक यहाँ पे एक और बात कि ये अब मैंने क्या किया है, जस्ट यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मूव कर गए हैं। तो इस पे क्या हुआ है कि मैंने एक से दूसरी स्ट्रक्चर बना ली है। जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया और एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर आ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया और मेरे पास एक और स्ट्रक्चर आ गई। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कि ये मैंने कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाई है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, या इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स बनती है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एक नई शेप आ जाती है, नया फार्मूला आ जाता है, उनको ये जो डबल हेडेड एरो है इनसे शो किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनी हैं, इनको हम एक स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर से डोनेट कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर कौन सी है, उस स्ट्रक्चर को हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी। कार्बन ने हर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड मस्त बनाया होता है, और जो सेकंड बॉन्ड होता है वो क्या करता है, वो मूव कर जाता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो उसके लिए हम फिर क्या कर देते हैं कि ये डॉटेड लाइन लगा देते हैं। अब डॉटेड लाइन लगाने का मतलब ये है कि कार्बन ने तीनों ऑक्सीजन के साथ 1.5 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मतलब कि हम ये इसका आंसर दे देते हैं। इस वजह से 1.5 बॉन्ड की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है सबकी, क्योंकि अब ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.28 एंगस्ट्रॉम। इसको हम ये हमने आंसर दे दिया कि यहाँ पे ये वजह बनी थी। ठीक है, तो ये रेजोनेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दिया हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं जिसको हम जो है ना फॉलो करें तो उसको ये हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करने हैं, कब नहीं करने, कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना अलो है, कौन से नहीं करना अलो। और इसके बाद देखेंगे कि रेजोनेंस का क्या इफ़ेक्ट क्या होता है, जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उन पे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं इसको। इसके बाद हमने देखना था ये रूल्स मतलब कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनानी है वो कैसे बनानी है, कौन कौन सी बना सकते हैं आप। तो सबसे पहला जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाने का रूल है वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकते हैं, हम एटम्स को मूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि रेजोनेंस का मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो डीलोकलाइजेशन हो जाए उनकी। तो एग्जांपल है किसकी, कि हम मूव कर सकते हैं ओनली इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एटम्स। एटम्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पास एक केटायन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएगी, यहाँ पे इस तरह। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये CH2 प्लस चार्ज इधर आ गया। ये इसकी क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या इसके अलावा ये बॉन्ड कहीं मूव कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा यहाँ पे, अब ये इधर शिफ्ट हो सकता है और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। मतलब ये दोनों इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, अगर हम इसको इधर से इधर मूव करें तो क्या होगा, या मतलब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाना चाहें, ये जो प्लस चार्ज था इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक एटम उतारा हमने H और यहाँ पे लगा दिया CH, डबल बॉन्ड CH2। तो क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है हमारी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एटम को मूव कर दिया यहाँ से इधर।
यहाँ से इधर मूव कर दी, इसका मतलब है ये हमारी रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेंट स्ट्रक्चर सिर्फ वो होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकते हैं, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद सेकंड रूल ये है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम एक से दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लेविस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं मेथानॉल की। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो इन लोन पेयर्स को अगर इधर मूव कर दो, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी लोन पेयर है, तो ये इधर मूव हो गए, तो इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगी देखते हैं। ये बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाना था। तो अब हमने ये देखना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारी ठीक नहीं है, ये इस तरह हम रेजोनेंस नहीं कर सकते, क्योंकि रूल के मुताबिक क्या है कि लेविस स्ट्रक्चर सिर्फ हम बना सकते हैं। एक से दूसरे स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं तो जो नई स्ट्रक्चर बनेगी वो लेविस होनी चाहिए। ये लेविस स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड्स बना रही है, और लेविस स्ट्रक्चर के मुताबिक कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बनाती है। तो इसका मतलब है कि हम ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव नहीं कर सकते, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नहीं है। इसके बाद जो थर्ड रूल हम पढ़ते हैं, थर्ड रूल ये है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल वो कम होनी चाहिए किससे, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो एनर्जी ऑफ एक्चुअल molecule is less than contributing structures। मतलब क्या है कि एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल लेस होनी चाहिए। क्यों? मतलब इसका क्या है कि लेस एनर्जी के जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए उसकी स्ट्रक्चर के मुताबिक। जैसे मैं एक लिखता हूँ मॉलिक्यूल, ये इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसे बना सकता हूँ, इस बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ और ये इधर शिफ्ट कर दूँ। पाई बॉन्ड है ना, मैं सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव कर रहा हूँ, ये इस तरह हो जाएगी कुछ, ये यहाँ से इधर डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड था ये ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जो कंट्रीब्यूटिंग, अब यहाँ पे ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनी है। अब इस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का अगर इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये बनाई है तो देखा जाए तो ये जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? इसकी रीज़न है क्योंकि इसमें जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे जो है ना जो चार्जेस है वो भी सेपरेट है। ये भी एक इसका रूल है कि अगर चार्ज, ये नेक्स्ट रूल आता है तो जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं या चार्जेस अपीयर हो जाते हैं वो कम स्टेबल होते हैं बनिस्बत उन मॉलिक्यूल्स के जिनमें चार्जेस नहीं होते। ये मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपीयर नहीं हुए तो ये इसकी निस्बत ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। तो एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है ना वो कम होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो उसको हम कुछ इस तरह बनाते हैं, हम कहते हैं कि जो ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जो मैंने पहले एग्जांपल लिखी है मैं उसी को दोबारा लिख लेता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। CH2 इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बनाई थी, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, कितने, 2 3 4 5, इसमें 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं
जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हैं। जिसमें ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं वो क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और एक और मैं यहाँ पे बात बताता चलूँ कि जिनकी बात मैं कर रहा हूँ ना कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये हम आप ये समझ लें कि हम स्टेबिलिटी को पढ़ रहे हैं। और जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कि वो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर्स। और जो लेस स्टेबल होती है उनको बोला जाता है ये माइनर कंट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और रूल हम ये पढ़ते हैं, ये हो गया कि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें मोर कोवलेंट बॉन्ड्स हो। इसके अलावा नेक्स्ट रूल हम ये पढ़ते हैं कि जिसका ऐसा मालिक्यूल जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ऑक्टेट, अगर दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक में ऑक्टेट कंप्लीट है एक में नहीं है, तो वो भी स्टेबिलिटी को बताता है। तो ऑक्टेट को भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है, और ये स्ट्रक्चर कैसे बनाई है, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये यहाँ पे मूव हो जाएंगे, यहाँ से इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये मूव किया जा सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस कार्बन का इसमें कितने बॉन्ड बना, इस कार्बन ने 1 2 और मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। और ऑक्सीजन जो है ना उसने लोन पेयर दिया हुआ है अपना, उसके जो 2 बॉन्ड्स होते हैं जो उसके बेसिक बॉन्ड्स है, 2 बनाता है वैलेंसी, वो है। थर्ड बॉन्ड जो है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये मोर स्टेबल है, मतलब ये मेजर कंट्रीब्यूटर है, या इसको बोल लें ये मोर स्टेबल है, ठीक है। ये इस और उसके बाद 7 रूल जो मैंने पहले बता दिया था कि अगर मोर चार्जेस सेपरेशन होगी, मोर चार्जेस सेपरेशन, तो वो लेस स्टेबल होगी। मोर चार्जेस सेपरेशन, जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक पहले कि यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे चार्जेस सेपरेशन ज़्यादा है तो ये लेस स्टेबल है, ठीक है। मोर चार्जेस सेपरेशन, लेस स्टेबल। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो हम रेजोनेंस स्टडी कर रहे हैं, इसका रेजोनेंस का इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका यूज़ क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी एसिडिटी, वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं किनकी निस्बत, अल्कोहल्स की निस्बत। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूँ, जो क्या है मेरे पास, एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, अगर इसको एक्वस मीडियम में ये आयनाइज हो जाएगा, प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा, इसीलिए एसिड इसको हम बोलते हैं। इस तरह क्या होगा, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि इस पे माइनस चार्ज है, ये क्या करता है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। इनके दरमियान क्या हो जाती है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है। तो ये बॉन्ड जो, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब है कि ये क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका जो हमारी फाइनल स्ट्रक्चर जो होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो सबको मिला के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। तो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगी, इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये हमारी क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड।
मतलब क्या मैं बता के रहा था यहाँ पे कि इसकी वजह से क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट पा रहे हैं हम क्या, कि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है। अब इसका एसिडिटी से क्या ताल्लुक है, इसका ताल्लुक ये है कि हम ये देखते हैं कि जिस एसिड की बेस वीक होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बेस वीक है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है, वीक कंजुगेट बेस है। अगर ये वीक बेस है तो इसका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब जब इसने प्रोटॉन दिया था तो यहाँ पे ये O माइनस हो गया था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये अब वापस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके रिवर्स जा सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ये क्या हो जाता है, ये रेजोनेट हो जाते हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही रहते तो ये क्या करता, ये प्रोटॉन को लेते और वापस इस फॉर्म में आ जाते, लेकिन ये क्या हुआ, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक दफ़ा ये प्रोटॉन रिलीज़ कर दे तो ये वापस प्रोटॉन इसके साथ नहीं अटैच करता। और हम यही तो कहते हैं कि ऐसे एसिड्स जो प्रोटॉन देने की सलाहियत जिनमें ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो क्योंकि जब ये एक दफ़ा प्रोटॉन दे दें तो ये वापस उसके साथ नहीं अटैच हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से, और ये इफ़ेक्ट अल्कोहल्स में नहीं होता, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो प्रोटॉन जब रिलीज़ होते हैं तो वो इसे ज़्यादा एसिडिक कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनिलीन को भी स्टडी कर सकते हैं हम, कि एनिलीन जो है वो लेस बेसिक होती है किन की निस्बत, एलिफेटिक अमाइंस की निस्बत। क्या है ये एनिलीन, एनिलीन हम बोलते हैं ये हमारे पास ये एनिलीन, इसको एनिलीन कहते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर क्या होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर क्या करता है, ये रेजोनेट कर जाता है रिंग के अंदर। अब बेस क्या होती है, बेस हम बोलते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, या लेविस बेस कह लें आप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर अगर ये कर सकती है ये एनिलीन, तो इसका मतलब है कि ये बेस है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन के काबिल नहीं रहते, क्योंकि वो रिंग के अंदर रेजोनेट कर जाते हैं। तो ये रेजोनेंस यहाँ पे कैसे हो जाती है इसकी, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, और ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है इससे। ठीक है, तो इस वजह से ये नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस तरह बनेगी। ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है एक कार्बन को छोड़ के, उससे नेक्स्ट डबल बॉन्ड बैक साइड की तरफ चलते जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे। अब ये इधर मतलब आप ये समझ लें कि जो बॉन्ड है वो एक कार्बन सेम रहती है और वो यहाँ से इस तरह पीछे को आता है और नेगेटिव चार्ज इधर से उस तरफ को जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़ के यहाँ पे, डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे था तो वो स्लिप होके इस कार्बन से यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये वापस उधर चले जाएंगे। यहाँ पे, और ये लोन पे वापस इसके पास। तो ये सारी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है। तो जो दूसरी अमाइंस हैं जिसको हम एलिफेटिक अमाइंस बोलते हैं, NH2 मतलब ओपन चेन जो होती है एलिफेटिक, जिनमें रेजोनेंस नहीं होती, बेंजीन रिंग नहीं होता, तो इनमें क्योंकि नो रेजोनेंस, तो इसके जो ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है। एनिलीन इज लेस बेसिक। तो इसको भी हम जो है ना यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा जो है ना मैंने एक आपको समझाया रेजोनेंस क्या होती है, डेफिनेशन उसकी, कुछ एग्जांपल्स, उसके रूल्स और